अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मोदी ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को गहरी चोट पहुँचाई। सदर कांग्रेस खड़गे की तनकीद, कहा चीन और ट्रंप के आगे कौम का सर झुका दिया गया। बीजेपी की सियासत में बदनवानी और तकब्बुर का जहर फैल चुका है। राहुल गांधी की शदीद तनकीद, कहा बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारों ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। मगरबी बंगाल में ईडी छापे के खिलाफ अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर टीएमसी अरकान का जबरदस्त एहतजाज। ईडी हाईकोर्ट से रुजू। और फैज़ इलाही मस्जिद के पास नमाज जुमा के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी, अमन के साथ नमाज जुमा की अदायगी। गिरफ्तारियों से अवाम में खौफ का माहौल, लोगों ने कहा जो हुआ गलत हुआ। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए जुमे को कहा कि उनकी क़यादत वाली हुकूमतें हिंदुस्तान की नवाबस्तगी और स्ट्रेटजिक खुदमुख्तारी की खारजा पॉलिसी को गहरा नुकसान पहुँचाया है। मिस्टर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मिस्टर मोदी का नारा था कि मैं मुल्क को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। दो हालिया मिसालों में चीनी कंपनियों पर से 5 साल पुरानी पाबंदी का खात्मा शामिल है। पहले ही चीन को क्लीन चिट देकर वादी गलवान में बहादुर हिंदुस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानियों की तौहीन कर चुके हैं। अब चीनी कंपनियों के लिए सुर्ख कालीन बिछाकर वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनकी सुर्ख आँख में चीनी सुर्ख आँख कितनी गहराई तक घुस चुकी है। जबकि दूसरी मिसाल ट्रंप की है। खड़गे ने कहा कि हमारे लिए खारजा पॉलिसी का मतलब यह है कि कौमी मफाद को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होनी चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत ने गैर सफ़बंदी और स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी की हमारी खारजा पॉलिसी को गहरा नुकसान पहुँचाया। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी बेकाबू पेंडुलम की तरह झूल रही है, जिससे हिंदुस्तानी अवाम को तकलीफ़ हो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज जुमे को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी की सियासत में बदनवानी और तकब्बुर का जहर ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमतों ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। उन्होंने दावा किया कि ताकत का गलत इस्तेमाल बीजेपी की सियासत का बुनियादी मंतर बन चुका है। बीजेपी के लिए काम करने के अंदाज में गरीबों को, लाचारों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी महज एक आदत-ओ-शुमार बनकर रह गई है और तरक्की के नाम पर सिर्फ भत्ताखोरी का निज़ाम चल रहा है। उन्होंने अपने इल्ज़ामात की तायद के लिए कई रियासतों में वाक़यात की मिसालें भी पेश की। उन्होंने सवाल किया कि कानून सबके लिए कब होगा। उत्तर प्रदेश के अन्नाव वाक़या और साबिक़ एमएलए कुलदीप सेंगर के मामले पर उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क ने देखा है कि किस तरह इक़्तिदार के गुरूर में मुजरिमों को बचाया गया और मुतासरा को इंसाफ की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उधर मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे के खिलाफ जुमे को यहाँ वज़ारत दाखिला के सामने धरना दे रहे तृणमूल कांग्रेस के 8 मेंबरान पार्लियामेंट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहतजाज के दौरान मेंबरान पार्लियामेंट ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर अमित शाह की ईडी बमुकाबला बंगाल की आवाम और चाहे जितने हमले करो बंगाल फिर जीतेगा जैसे नारे लिखे हुए थे। यह एहतजाज ईडी की तरफ से गैर कानूनी कोयले की कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कोलकाता और दिल्ली में 15 मकामात पर छापे के एक दिन बाद हुआ है। कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। मैं कब सांसद ले रहा है बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। पिंच मत करो। हम करेंगे कि आप देख ले कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. क्या बना
ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। दरअसल मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस कार्रवाई पर सख्त रद्दमल का इज़हार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ईडी आई पैक दफ्तर की तलाशी के बहाने तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली और डेटा चोरी कर रही है। छापे के दौरान मोहतरमा बनर्जी खुद वहां पहुंची थी और उन्होंने दावा किया कि वो उनकी पार्टी के कागजात जब्त कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने वापस ले लिया है। वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला को निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी जानिब ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया है। एजेंसी अदालत से ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त तलब की है। ईडी का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला ने तलाशी ऑपरेशन के दौरान ज़बरदस्ती दस्तावेज़ात और डिजिटल सबूत छीने हैं, जो आईनी इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। लोकसभा एमपी महबूबा मित्रा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सियासी मुखालिफिन पर हमला करने के लिए ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एजेंसी उनके दस्तावेज़ात और इंतखाबी हिकमत अमली को लूट रही है। बंगाल में हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। पिंच मत करो। हम करेंगे कि आप देख ले कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। कैसे लेके जा रहे हैं? अब देखो, दिल्ली पुलिस ने वस्त दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में वाक़ दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ नमाज जुमा के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज कर दिए थे। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आज के रोज़ इस मस्जिद में आम अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है और मस्जिद के आसपास के इलाकों में लोगों के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सिक्योरिटी इंतजामात को चाको चबंद बरकरार रखने के लिए पुलिस हुक्काम ने कहा है कि दोनों के फोर्स पहले से ही इलाके में मुस्तैद है। दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ पुलिस को भारी नफरी तैनात की गई थी और तुर्कमान गेट के आसपास की मुतअद्दिद सड़कों को बंद कर दिया गया। इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से दुकानें बंद हैं और जुमा के रोज़ भी बाज़ार नहीं खुले। पुलिस को खदशा था कि नमाज जुमा के मौके पर मकामी अफराद बड़ी तादाद में मस्जिद के अतराफ आ सकते हैं, इसीलिए आज का दिन इंतज़ामिया के लिए नहायत हसास करार दिया था। शर्जिल इमाम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद शर्जिल के वकीलों ने एक बार फिर अदालत से रुजू किया है। उनका कहना है कि मशरक़ी दिल्ली दंगों में शर्जिल को मुलव्विस करने के हवाले से जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके लिए कोई सबूत नहीं है। उनका कहना था कि यही नुक्ता हमने अदालत में रखा है। कल आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज के लिए मैटर लिस्टेड था। कल हमने आर्गूमेंट ऑन चार्ज कंप्लीट भी कर दिया। कल ही मेन हमारी दलील ये थी कि इस केस में अगर टाइमलाइन के थ्रू देखा जाए तो शर्जिल का रोल क्या बनता है एंड एज पर प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है, प्रोसिक्यूशन की जो एलिगेशंस हैं, उसके हिसाब से भी जो स्पीचेस उसने दिए हैं उसके अलावा इस केस में उसको कनेक्ट करने के लिए, दिल्ली दंगे से उसको कनेक्ट करने के लिए या इस कॉन्स्पिरेसी का उसको पार्ट बनाने के लिए कोई भी एविडेंस है नहीं प्रोसिक्यूशन के पास। और हमने वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट ये भी बताई कि जो जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि हमारे पास इसके केस में एविडेंस है कि इसने पैम्फलेट बांटे, इसने स्पीचेस दिए, इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए मोबिलाइजेशन के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी एक एफआईआर चल रहा है, एफआईआर 22 ऑफ 2020, जिसमें इसको बेल हो रखी है। तो अगर किसी केस में ऑलरेडी बेल हो रखी है जिसमें वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की, तो फिर एफआईआर 59 में ऐसा नया क्या है जो कि इसको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाता है। सर, इसके अलावा आपका ये भी एक प्लान है ट्रंप का आने का, कब वो आ रहे हैं, वो सारी चीजें 14 फरवरी को सामने आई थी और उस टाइम शर्जिल इमाम जेल में थे। तो क्या ये आर्गुमेंट है? तो आर्गुमेंट ये था कि प्रोसिक्यूशन चार्जशीट के अकॉर्डिंग ही इसमें ये कहा गया है कि 11 फरवरी 2020 को ट्रंप के आने का अनाउंसमेंट हुआ था और उससे पहले से शर्जिल इमाम एडमिटेडली जेल में था दूसरे प्रोसिक्यूशन में। दूसरी बात ये है कि जब वो
प्रोसिक्यूशन चार्जशीट में ही ये लिखा गया है कि जब ट्रंप का आना अनाउंस हुआ 11 फरवरी 2020 को, उसके बाद से प्रोटेस्ट का मोड, इंटेंसिटी और डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। तो अब अगर ये कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, तो ये तो 28 जनवरी 2020 से जेल में था। तो 11 फरवरी को जो चेंजेस लाए गए प्रोटेस्ट में, जो तथाकथित कहानी है प्रोसिक्यूशन की, उसके हिसाब से भी ये तो उस जो चेंज्ड कॉन्स्पिरेसी था उसका तो ये पार्ट हो ही नहीं सकता है। तो इसके अलावा सर, जो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भी इनका केस और दूसरे आरोपी का केस जो है वो अलग डिफरेंट फुटिंग पर है दूसरे एक्यूज के मुकाबले, तो क्या सर उस फाइंडिंग से आने वाले समय में शर्जील इमाम को कानूनी रूप से दिक्कत पेश आएगी? वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग उस फाइंडिंग को देखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जो 1 साल का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि या तो ट्रायल कंक्लूड कर लें या तो जो प्रोटेक्टेड विटनेस है उनका बयान करा लें। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर से आने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये फाइंडिंग, ये एक अच्छी चीज है इस जजमेंट में, क्योंकि 1 साल में आप भी जानते हैं कि इस केस में ट्रायल तो बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। एंड रही बात प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, तो प्रोटेक्टेड विटनेसेस जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले चार्ज फ्रेम हो जाए एंड उसके बाद जल्द से जल्द जो भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन हो जाए। उसमें हमारे एंड से कोई डिले नहीं होने वाली है, पहले भी कभी नहीं हुई है, और कल इसी वजह से हमने एक ही दिन में आर्गुमेंट ऑन चार्ज कंक्लूड भी कर दिया है। लखनऊ में अशोक लीलैंड ईवीई गाड़ियों की यूनिट के इफ्ताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यूपी में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के यूनिट के क़याम को रियासत की तरक्की की मिसाल करार दिया। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ की खासियत यह है कि लखनऊ किसी के भी हृदय में आसानी से बस सकता है। मेरे हृदय में बसे होने के कारण मेरा भी हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं लखनऊ की जनता के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। और मैं समझता हूं कि जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
जैसे जैसे यौम जमहूरिया 26 जनवरी के दिन करीब आ रहे हैं, नई दिल्ली में मरकज़ी तक़रीब के लिए कर्तव्य पथ पर फ़ौज और दीगर इदारों की परेड की रिहर्सल में तेज़ी आती जा रही है। शदीद तरीन सर्दी और धुंध के बावजूद सुबह 4 बजे से फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज़ हो जाता है। कड़ाके की सर्दी में रिहर्सल के दौरान जवानों में ख़ासा जोश देखा जा रहा है। हिंदुस्तान के अलावा ओवरसीज़ में भी फ़िल्म धुरंधर के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पाकिस्तान में भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। पाकिस्तानियों ने इस फिल्म को पसंद ज़रूर किया है। तम का कहना है कि पाकिस्तान के इलाके लियारी के बारे में जो भी दिखाया गया है वो हकीकत से बईद है। धुरंधर की रिकॉर्ड कामयाबी से हौसला पाते हुए फिल्म की टीम ने धुरंधर 2 बनाने का फैसला किया है और उसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्हें तवक्को है कि पार्ट 2 भी मकबूलियत के लिए नए रिकॉर्ड कायम करेगी। तो यूनिक चीज़ है ना, वरना आपका जहाँ दिखाते हैं मतलब इंडिया के अंदर ही दिखाते रहते हैं, और जो यहाँ वहाँ पे जाके घुस के कोई रो एजेंट रह रहा है, छुपा रहा है अपनी चीज़ को, और वो चीज़ दिखा रहा है, पूरा सेट दिखा रहा है वहाँ पे कराची का सब कुछ, तो इसलिए बहुत बेस्ट है। मतलब कि पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। फिल्म हमें बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आया, ना फिल्म का न सर न पैर, क्योंकि जिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें हमारे मुल्क के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, एक लियारी के बारे में उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, तो फिर वो कैसे किसी के बारे में बिल्कुल हकीकी फिल्म बना सकते हैं। मूवी में दिखाया गया ना, मेरे हिसाब से तो उसमें तकरीबन 10% तो बिल्कुल जो है ना रियलिटी दिखाई गई है, तो 90% रियलिटी नहीं है। जैसे रहमान को रहमान डकैत बताया गया, ठीक है, हालांकि वो हमारे लियारी वालों के लिए ऐसा नहीं, हमारे लियारी वालों के लिए वो मसीहा था, गरीबों की मदद करता था, और अपने पर्सनल जो है नेटवर्क थी उनकी, उन्हीं से वो मदद करता था। और जो असलम चौधरी को दिखाया गया वो तो सारा फेक है मेरे हिसाब से। Films which evoke patriotic fervor in the audience, those films generally do well, but that is not to say that any film with this kind of a subject would have done well. It is because of the subject as well as because of the making, because of the performances of the actors, because of the music. Everything seems to have gone right with the film. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मोदी ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को गहरी चोट पहुंचाई। सदर कांग्रेस खड़गे की तनकीद, कहा चीन और ट्रंप के आगे कौम का सर झुका दिया गया। बीजेपी की सियासत में बदनवानी और तकब्बुर का जहर फैल चुका है। राहुल गांधी की शदीद तनकीद, कहा बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारों ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। मगरबी बंगाल में ईडी छापे के खिलाफ अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर टीएमसी अरकान का ज़बरदस्त एहतजाज, ईडी हाई कोर्ट से रुजू। और फैज़ इलाही मस्जिद के पास नमाज जुमा के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी, अमन के साथ नमाज जुमा की अदायगी। गिरफ्तारियों से अवाम में खौफ का माहौल, लोगों ने कहा जो हुआ गलत हुआ। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।